ज़्यादा खुद आपने टेस्टिंग के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि उसको हवाले करना है कि अब आप साइट को जो है वो टेस्ट कर लें। कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी डिज़ाइन फ्लॉ, कोई भी डेवलपमेंट को टर्म कोई भी मिसिंग है तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, इन 3 फेजेज़ में आपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लेना है और इसी तरीके से डिलीवर करना है आपने। अब ये होगा कैसे? जब तक आप क्लाइंट को दिखाएँगे नहीं, उससे उसका फीडबैक नहीं लेंगे, आप इसे आगे नहीं ले जा पाएँगे। जैसे मैं आपको पहले कहता था कि हमारे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो यूएस और यूके के हैं, ठीक है? वो आपको रात को मैसेज भेजेंगे, अगर आप उनको सुबह रिप्लाई करेंगे, तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो कभी भी आपका पूरा नहीं होने देगा एक प्रोजेक्ट को। तो आपको उनके साथ जागना पड़ता है, तभी तो ये फ्रीलांसर जितने हैं तकरीबन, वो रात को जाग रहे होते हैं और सुबह को सो रहे होते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी, प्रोजेक्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएँगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आएँगी। तो आपने, अब जिस तरह मैंने बताया कि नेम चिप हमारा वैसे तो ये भी है, ये मैं आपको पाकिस्तानी कंपनी दिखा देता हूँ, nexus.pk। ये भी हमारी एक पाकिस्तानी होस्टिंग कंपनी है और इसकी प्राइसिंग देख लें। नेम चिप की तो मैंने कल आपको दिखा दी थी। अब देखेंगे $24 में पर ईयर में आपको क्या दे रहा है, 2 GB डिस्क स्पेस। और नेम चिप आपको कितनी दे रहा था? देख लेते हैं। 20 GB, ठीक है, 20 GB आपको वो दे रहा था। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 GB मिल रही थी। बैंडविड्थ 10 GB। बैंडविड्थ क्या है बेसिकली ये, लाइक जिस तरह वो हमारे कभी एस एस मैट्रिक के कभी रिजल्ट आते थे ना ऑनलाइन, बोर्ड की जो साइट आती थी, तो क्या होता था कि एट अ टाइम जितने वो लोग बैठ के वो साइट को देख रहे, वो साइट क्रैश कर जाती थी, यानी कि उसकी बैंडविड्थ ही नहीं है, इतना वो लोड ही संभाल नहीं पाती। तो अगर ये 10 GB, मतलब ये आप एक ऐसी साइट को बना रहे हैं जिसपे यूज़र इंटरेक्शन बहुत है और साइमल्टेनियस यूज़र्स जो हैं वो कंकरेंट यूज़र्स एक टाइम में बहुत हो सकते हैं, तो ये 10 GB कुछ भी नहीं है, आपकी साइट जो है वो क्रैश कर जाएगी, आपका साइट ही बैठ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल एक इंफॉर्मेटरी वेबसाइट के लिए 10 GB इज़ ओके। अच्छा, ये आपको ईमेल अकाउंट्स 10 दे रहा है, यहाँ आपको कितने मिल रहे हैं? 30 तकरीबन, 30 ईमेल अकाउंट्स आपको मिल रहे हैं। सब डोमेन्स 3, माईस्क्ल डेटाबेसेस भी 3, एफटीपी भी 3, यानी कि बहुत एक लिमिटेड पैकेज ही आपको हमारी पाकिस्तानी कंपनी जो है वो नेक्सस आपको प्रोवाइड कर रही है, जबकि नेम चिप इससे आपको कई ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मैंने कल आपको को नेम चिप ही सजेस्ट किया था। गोडैडी भी है, गोडैडी थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और होस्ट गेटर है, लेकिन मैं होस्ट गेटर पे इसलिए नहीं जाता, वो इसराइली है, दैट्स इसराइली कंपनी है वो। ब्लू होस्ट है, और अभी तो बहुत सारे आ चुके हैं मैदान में। तो अभी, अब आपने जब अकाउंट बनाना है, जैसे जीमेल, याहू, फेसबुक, उस तरह आप अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से आपने नेम चिप के ऊपर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वो साइन अप, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आपको मिल जाएगा, आपने कर लेना है साइन इन। ये ध्यान कीजिएगा कि जो अकाउंट का है, ये जो अकाउंट की डिटेल्स है वो किसी एक के पास होंगी, समझ रहे हैं? मतलब ये आपकी ईमेल हो सकती है, या आपकी किसी एक की ईमेल हो सकती है। तो अब हर किसी को अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, तो वो आपको किसी ना किसी सिक्योरिटी लेवल के ऊपर फंसा देगा। तो उसका हल भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने डोमेन ली है nftp@.com, ठीक है, तो आपने जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो जो यूआरएल आपने शेयर करना है वो nftp@.com/cpanel, ठीक है। फिर इसमें किसी को नेम चिप के डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वो आप तमाम को दे देना, वो लॉगिन करेंगे और जो भी आप उसके बाद जो है उन्होंने अपनी साइट की जो ऑपरेशंस हैं वो उन्होंने परफॉर्म कर लेने हैं। तो नेम चिप की जिस तरह यहाँ पर है साइन अप लॉगिन, वो आपको देने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम जो जिसके पास भी, आपके पास जिसके पास भी नेम चिप की एक्सेस होगी, वो आपके पास डैशबोर्ड ऐसे आएगा। ये आपके पास डैशबोर्ड है, इसमें आपकी प्रोडक्ट्स, डोमेन्स, आपकी सी पैनल्स, होस्टिंग्स, एसएसएल, सब कुछ यहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे आप इसको ज़रा एक्सपेंड करेंगे, ये देखेंगे, ये डोमेन आ गई,
ठीक हो गया। डोमेन प्राइवेसी, एक्सपायरी डेट आ रही है, ये स्टेलर प्लस मेरा होस्टिंग प्लान आ रहा है जो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे पॉजिटिव एसएसएल कि मेरे पास अभी कितने एसएसएल लगे हुए हैं और उनकी एक्सपायरी क्या है, वो सब वो दिखा रहा है आपको। ठीक हो गया, ये देखिए। और इसके अलावा जो जो मैंने डोमेन्स ली हुई हैं और जो जो काम कर रही हैं मेरे पैनल के ऊपर, वो सारी यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। अब मेरी जो डोमेन होगी, आपके केस में तो एक ही होगी, आपने इस तरीके से इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड के बाद आपने होस्टिंग में जाना है ना, डोमेन में नहीं जाना, आपको होस्टिंग में जाना है। तो आपके केस में क्या होगा, स्टेलर। ठीक है, स्टेलर आपका अकाउंट होगा, आपने यहाँ पे गो टू सी पैनल। ठीक है, ये गो टू सी पैनल के ऊपर क्लिक किया, ये अब आपको सी पैनल के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, ये आपका सी पैनल ऐसे खुलेगा। जो दूसरा तरीका कि अभी नेम चिप के अकाउंट में साइन इन हुए बगैर आपने जो दूसरों को यूआरएल देना है, वो ऐसे है। डोमेन का नाम /सी पैनल। ठीक है, ये देखें, ये यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको उसी वक्त मिल जाएगा जब आप एक नेम चिप से अकाउंट परचेज करेंगे। यही यूज़र नेम पासवर्ड आप तमाम को फॉरवर्ड कर देना, वो यही खोलेंगे इसी तरीके से अपने डोमेन का नाम /सी पैनल, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, उनका सी पैनल ओपन हो जाएगा नेम चिप में एंटर हुए बगैर। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू एक सी पैनल के तौर पे, ये आपके सामने कुछ ये जो पहला पहला आ रहा है, एक्सक्लूसिव फॉर नेम चिप कस्टमर्स। हर सी पैनल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक इंटरफेस चीज़ें वो सारी की सारी वो यही हैं। लाइक कि आप सॉफ्टैक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, आप वर्डप्रेस जिस तरह हम जिप अपलोड करते हैं, जिप अपलोड करते हैं ना, अलग से हम अपलोड जिप फाइल, वर्डप्रेस की जिप फाइल, इसे खोल ही लेते हैं। अब आप यहीं से डायरेक्टली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, मेजेंटो इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर सीएमएस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखो, ये इंस्टॉल आ रहा है वर्डप्रेस, ये जुमला, अबेंटे, WHMCS, PHP, रियल एस्टेट, माई बीबी, सारी प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। आपने जिसको भी इंस्टॉल करना है यहाँ क्लिक करेंगे, पाथ देंगे, डाटाबेस बताएं, ये डाटाबेस भी खुद क्रिएट करेगा। ठीक है, और आप यहाँ से अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है, जब आप बैकअप करके क्लाइंट की रिस्टोरेशन पे डालते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये ज़रा सिक्योरिटी वाइज बहुत एक एडवांस लेवल पे जाके क्रिएट करता है। तो इसलिए हम बजाते खुद अपनी वर्डप्रेस अलग से अपलोड करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस सॉफ्टैक्यूलस ऐप इंस्टॉलर से ये सब चीज़ें बजाते खुद प्री इंस्टॉल्ड है, सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, पाथ बताना है, और ये आपके लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा, बात ख़त्म। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर, ऑटो बैकअप, ये आपके कुछ जो पैकेजेस के अंदर हैं कि आप साइट में बता दें कि भाई आपकी साइट का, आपके सर्वर का स्केड्यूल्ड बैकअप वीकली, मंथली, ईयरली कैसे लेना है। नेम चीप एसएसएल, आपने एसएसएल एक्टिवेट करना है, आप यहाँ से आके करेंगे जी। गूगल ऐप्स हो गई, शेल्स हो गए, ये शेल ज़रा एडवांस लेवल के ऊपर आ जाता है कनेक्शन के लिए, अगेन आपके सी पैनल के साथ। ये वही चीज़ है, ऐप इंस्टॉलर के वर्डप्रेस कैटेगरीज जो भी आपको इंस्टॉल करना है, यहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल्स आ रही हैं, ये आपके जो फाइल एरिया है, जहाँ पे आपने फाइल मैनेजर, जहाँ पे हमारा पब्लिक HTML आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जैप में क्या था, htdocs था। ठीक है, जैसे htdocs था, यहाँ पर पब्लिक HTML है, फाइल मैनेजर है, गिट वर्जन कंट्रोल, गिट गिट एक ऐसी हमारे पास लाइब्रेरी है या प्रोग्राम है जिसके ऊपर अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, आप मैं हम में से कुछ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जब हमने सिंक भी तो करना है ना एक प्रोजेक्ट को, वो सिंक हम कैसे करेंगे? ये ना हो मैंने कुछ काम किया, आपने कुछ किया, जब सिंक किया तो वो ओवरराइट हो गया, कुछ और निकल आया। तो गिट वर्जन कंट्रोल एक ऐसा काम करता है कि 5 हो, 10 हो, 2 डेवलपर्स हो, जितने भी हों, वर्जन कंट्रोल करके रखता है। आपने जो काम किया, आप अपने वर्क एंड के ऊपर उसको पब्लिश करेंगे, वो आपकी तरफ से नोट कर देगा कि दिस जो कोड स्नाइपेट है, ये इन्होंने इतने बजे अपलोड किया था, और वो प्रोग्राम में डालेगा। मतलब फिर उससे क्रॉस मैचिंग नहीं होगी, आपस में मिक्सअप कोड नहीं होगा। तो गिट हमारा ये काम करता है डेवलपमेंट्स के लिए, डेवलपर्स के लिए।
डिस्क यूजेज, एफ टी पी अकाउंट्स सी पैनल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल असेस किसी वजह से नहीं हो रही, किसी भी वजह से सी पैनल एसएस आपके पास नहीं है, या आपको क्लाइंट भी आपका क्या करता है कि आपको सी पैनल एसएस नहीं देता, आपको एफ अकाउंट देता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ अकाउंट्स आपको दे देता है। तो वो क्या चीज़ है, एफ अकाउंट्स आपने यहाँ पे खोल लेना है। लॉगिन क्या किसी भी नाम से बता देना है, फॉर एग्जांपल सुलेमान हैदर, ठीक है, जो भी आपने नाम देना है आप उसको नाम देके एफ टी पी अकाउंट की तरफ आएंगे। फिर डोमेन नेम बताएंगे, मेरे पास चूंकि मल्टीपल डोमेन है, आपके पास एक ही डोमेन होगी। पासवर्ड सेलेक्ट करें, जो पासवर्ड रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ डायरेक्टरी आ जाएगी, डायरेक्टरी हमेशा पब्लिक HTML होम डायरेक्टरी ही रखिएगा। और इसके बाद आपने क्रिएट एफ अकाउंट बना लेना है। ये कब यूज़ होता है कि आपको सी पैनल कहता है क्लाइंट मैं नहीं देना चाहता ड्यू टू मेरी अदर वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, मेरी और वेबसाइट्स भी हैं, तो प्राइवेसी की वजह से मैं आपको सी पैनल नहीं दे रहा। तो आपको क्या करेगा, एफ अकाउंट देगा। एफ से कनेक्ट कैसे होना है, कैसे काम करेगा, ये थोड़ी देर में आगे मैं फिर आपको बताता हूँ। बाकी भी सी पैनल का मजीद ओवरव्यू ले लीजिए। ये आ गए आपके ईमेल्स, जस्ट लाइक जीमेल, याहू। आपने जो भी ईमेल अकाउंट्स बनाने हैं वो यहाँ से आपके ईमेल अकाउंट्स क्रिएट होंगे। ये ईमेल अकाउंट है, यहाँ से आपने आ जाना है क्रिएट के ऊपर। क्रिएट में डोमेन सिलेक्शन आपके पास एक ही होगी, तो डोमेन आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी नाम दें। अब फॉर एग्जांपल आप सबको अपने नाम से एक एक क्या ईमेल बनानी है, आपने बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपने बना लिया ऐसे, आप हर कोई अपना ईमेल बनाते जाएं, यहाँ पासवर्ड रखते जाएं, और उसके बाद आपके पास ईमेल एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। आप उस ईमेल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप जीमेल यूज़ करते हैं, याहू यूज़ करते हैं, उस तरीके से आपने अपना ईमेल अकाउंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। चेक कैसे करना है एक तरीका ये है कि चेक ईमेल यहीं से करेंगे। उसके अलावा एक और तरीका भी है, जैसे हमने सी पैनल को असेस किया था कि डोमेन नेम स्लैश सी पैनल, इस तरीके से यहीं पर डोमेन नेम स्लैश वो आपका वेब होस्टिंग का आईपी एड्रेस आता है, हम वो टाइप करेंगे जैसा कि अभी ये आ रहा है। अब ये देखें पब्लिक होस्टिंग स्लैश 2083 सी प्रेस, अभी ये आगे जाके थोड़ा चेंज हो जाएगा ये देखें ये चेंज हो गया। यहाँ से आपने इसको पिक कर लेना है, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा आपने कॉपी किया 2096। ये अब आपका वेब मेल खोलेगा, जब भी आप इसको पेस्ट करोगे जहाँ पर ये आपका वेब मेल खोलेगा, और यहाँ पर आपने जो ईमेल एड्रेस है आपका और जो आपका पासवर्ड है आपने वो एंटर करना है, और आप अपने ईमेल अकाउंट के अंदर आप आ जाएंगे फॉरवर्डर्स हैं, बहुत कुछ है आपके सब सी पैनल्स के अंदर, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। डेटाबेसेस हैं, PHP में एडमिन, ये वही लोकल होस्ट वाला PHP में एडमिन है। MySQL डेटाबेसेस के कितनी आपके पास डेटाबेसेस बनी हुई हैं वो सारी यहाँ पे आएंगी, न्यू क्रिएशन भी यहीं पर आएगी। विजर्ड, इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जब MySQL डेटाबेस में आओगे तो आपको हर स्टेप मैनुअली परफॉर्म करना है, ठीक है। जो विजर्ड है, जैसे नाम से जाहिर है विजर्ड है, इंस्टॉलेशन विजर्ड जैसे होता है, नेक्स्ट 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 करके आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर आपको यूज़र क्रिएशन पे खुद ही ले जाएगा। यूज़र क्रिएट करेंगे, फिर आपको प्रिविलेजेस के ऊपर खुद ही ले जाएगा, ये सारे स्टेप खुद ही कर लेगा, ठीक है, हो गया। जैसे MySQL डेटाबेस है, उसके बाद हमारे एक और भी डेटाबेस होता है, मोनो DB भी होता है, मोंगो DB, पोस्टग्री SQL भी है, ये दूसरी डेटाबेसेस की टाइप्स हैं। मोंगो DB, पोस्टग्री SQL, ये दोनों भी अलग अलग डेटाबेसेस की टाइप्स हैं, जैसे MySQL है तो नॉर्मली MySQL ही यूज़ हो रहा होता है तो हम MySQL ही यूज़ करेंगे। डोमेन्स, ये अब आ जाती है डोमेन्स की, आपकी परचेज की हुई डोमेन्स सब यहाँ पे अपीयर होंगी। एड ऑन डोमेन, एड ऑन डोमेन जो मैं कल बता रहा था कि आप अपने स्टेलर के पैकेज में 3 एड ऑन डोमेन ऐड कर सकते हैं, मतलब 3 डोमेन्स। फॉर एग्जांपल आपने एक nftp.array.com एक डोमेन ले ली, आपने एक और डोमेन ले ली किसी और नाम से आपने ले ली, वो दो भी, दूसरी भी आप इसी अकाउंट में अटैच कर सकते हैं, तीसरी डोमेन भी इसी के साथ, आप कोई भी 3 डिफरेंट डोमेन्स आप इसी सिंगल होस्टिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। वो कहाँ से आप आके करेंगे, एड ऑन डोमेन से।
सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन में क्या है कि आपको जैसे एड ऑन डोमेन है वो ऐसे ही खुलेगी nftparid.com, daraz.pk, aridagriculture.pk, समथिंग लाइक दैट। वो सारी डोमेन जैसे ओपन होंगी। सब डोमेन कैसे ओपन होती है कि आपको पहले फोल्डर, मतलब सब डोमेन जब जाएंगे, ये मेरे ख्याल नेट ही नहीं चल रहा, आ गया। अब सब डोमेन का नाम देंगे तो ऐसे चलेगी, फॉर एग्जांपल सुलेमान डॉट एन एफ टी पी एरी डॉट कॉम, मुशतबा डॉट एन एफ टी पी एरी डॉट कॉम। ठीक है, ये इस तरीके से खोलेंगी आपकी जो सब डोमेन्स हैं। ये देखिए, ये सारी मेरी सब डोमेन्स लगी हुई हैं। आपने किस तरह सिर्फ सब डोमेन का फॉर एग्जांपल नाम देना है, मैंने नाम दिया एन एफ टी पी, ये देखिए उसने खुद डॉक्यूमेंट रूट बना दिया। और आपने जब असेस करना है इसको, तो ऐसे असेस होगी एन एफ टी पी डॉट इंटेलेक्ट्सॉफ्ट डॉट कॉम। ठीक है, यानी कि ये मेरी सब डोमेन है। और जो एड ऑन डोमेन है जो बाकी है वो सिंपल वैसे हैं जैसा ईबे डॉट कॉम, अमेजोन डॉट कॉम, वो इसी तरीके से हैं। सर ये सब डोमेन जो हमने पहले डोमेन ले ली उसके फिर हम कोई और सब ले रहे हैं फिर वो आएगा सब डोमेन में। नहीं, सब डोमेन से मतलब ये है कि आपने, जैसा मैंने आपको बताया कि आप 10-12 लोग हों, 15 लोग हैं, काम करना आप लोगों ने, तो आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। आप अपने अपने नाम की सब डोमेन बना लें, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया है, एक बात। दूसरा, आपने सब डोमेन नहीं बनानी, आप फ़ोल्डर्स आपको बनाने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि आप अपने अपने नाम के फ़ोल्डर बनाएँ, उसी में काम करते रहें, वो भी मुमकिन है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। आप सब डोमेन बना लें, क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं, जब आपको डेमो किसी को देना है ना क्लाइंट को, तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो फ़ोल्डर्स के अंदर नहीं चलती। लारावेल के काफ़ी कुछ साइट्स ऐसी आ चुकी हैं कि अगर आपको डेमो इंस्टॉल करके देना है या कुछ ऐसे साइट एज़ डेमो प्रेज़ेंट करना है या प्रिपेयर करना है उसको, तो वो क्या होगा कि आपके फ़ोल्डर के अंदर वो नहीं चलती। उनको सब मेन रूट एक्सेस चाहिए होता है। तो रूट एक्सेस जैसे कि पब्लिक एचटीएमएल, तो पब्लिक एचटीएमएल में तो आपकी अपनी साइट चल रही है, अब क्लाइंट की साइट कहाँ चलाओगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब डोमेन लगानी पड़ती है। वो सब डोमेन लाइक दैट्स अ रूट एसेस। तो आप फिर वो लारावेल की है जो भी वो साइट है, वो आप उसको सब डोमेन में इंस्टॉल करके फिर आप क्लाइंट को दिखाते हैं। ये आपकी एड ऑन डोमेन है, यानी कि न्यू डोमेन कोई भी आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी एन एफ टी पी एडिट ली है, ठीक है, आपने ऐसे ऐड कर देना। ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो सब डोमेन ऐड हुई हुई है। हम्म। सर अब हमने सब डोमेन्स बना के फिर जितनी वेबसाइट बनाए वो फिर ज़्यादा ही बन जाएंगे लेकिन हमें तो 3 बनाने हैं। कौन सी सर 3 ज़्यादा सब मेन डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स नहीं है। इन्होंने बनाया इन्होंने बनाया सबने की सब डोमेन बनाया फिर सब डोमेन बना के फिर सबने अपना अपना वेबसाइट बना लिया हम्म। तो फिर ज़्यादा वेबसाइट बन जाएगी। एक ही वेबसाइट के अंदर वो सारी आ रही है ना। एक ही वेबसाइट में एक ही है, डोमेन एक ही डोमेन के अंदर मतलब डोमेन स्टार्ट एक है। देखें आप, जैसे ये कमरा है, हम बैठे हैं इस कमरे के अंदर, ठीक हो गया। इस कमरे के अंदर सब डोमेन ऐसे काम करेगी, आप सबका एक एक कमरा बना दो ऐसे, जैसे मसाजिद में आजकल एतकाफ में लोग जाएंगे ना, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे सब डोमेन्स बैठे हुए हैं एक मस्जिद के अंदर। एक एक आपने सबको कमरा दे दिया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। डोमेन क्या है? मस्जिद, एक सिंगल। लेकिन वेबसाइट तो हम एक थीम रखते हैं जो सबके ऊपर अप्लाई होता है सब डोमेन करेंगे तो फिर क्या नहीं, सबका अपना है, सब आप लोगों की फाइल्स, आप लोगों का वर्किंग एरिया जो है वो मिक्सअप नहीं होगा। जब हैं एक एक अलग अलग, आप अपने अपने एरिया के अंदर हैं, तो फिर आपका जो वर्क एरिया है वो सारा मिक्सअप कैसे होगा? नहीं समझ आ रही है, मुझे लग रहा है फेस फेस गैसर से समझ आ नजर आ रहा है कि नहीं है समझ आ रही है आपको। क्या दोबारा क्वेश्चन जरा एक्सप्लेन करें दोबारा। एक वेबसाइट है एक डोमेन है उसके ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई है हम्म। लेकिन हमने फिर यहाँ पे 4 सब डोमेन बनाए हम्म। तो ये की फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई सब डोमेन एक वेबसाइट के ऊपर कैसे काम करेंगे देखें, अब जैसे मैंने बताया, इन्होंने बनाई मुनज़्ज़ा, सब डोमेन बनाए मुनज़्ज़ा डॉट एन एफ टी पी डॉट कॉम, ईशा डॉट एन एफ टी पी डॉट कॉम, ठीक है। एड्रेसेस बन रहे हैं ना, ये सब डोमेन बन रही है। जब सब डोमेन बनेगी, बैकएंड पे उसका फोल्डर भी बनता जाएगा, ठीक है। आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, जिस जिसने अपने नाम से या जिस जिस नाम से भी उसने डोमेन बनाई है, बैकएंड के ऊपर उसका फोल्डर बनेगा। तो फोल्डर में आप जाकर जो भी इंस्टॉलेशन करें वो आपकी अपनी इंस्टॉलेशन है, वो काम करेगी। और आपने जब उसको ओपन करना है, तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि
manur.nftp.com, suleiman.nftp.com, तो सबकी या अपनी अपनी वेबसाइट्स खुली जी बिल्कुल सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स खुलेंगी। तो फिर तो उसमें जो बेसिक पैकेज में जो 3 वेबसाइट बताए थे तो उसमें बहुत वो ज़्यादा एड ऑन डोमेन है, एड ऑन डोमेन। हाँ, वेबसाइट्स तो बन रही है ना। वेबसाइट्स नहीं बन रही। अब आप देखो, आपने क्लाइंट की डोमेन है, अब फॉर एग्जांपल कहते हैं ebay.com, आपकी सब डोमेन कैसे होती है? नाम तो नाम से स्पेशल नाम कोई भी डोमेन, सब डोमेन का पूरा नाम बताएं कोई भी। क्लास रेशियो क्लास डॉट डोमेन नाम डॉट कॉम। क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी है, उसकी डोमेन नेम क्या है? ebay.com। ebay.com और क्लास डैश ebay.com, इसमें फ़र्क है कि नहीं? एक ebay.com ये एक डोमेन है, मेन डोमेन। एक डोमेन का नाम है फॉर एग्जांपल wordpress.ebay.com। तो क्या आप क्लाइंट को ebay.com दोगी या wordpress.ebay.com दोगी? हैं? क्यों भाई? सीधा सीधा नाम दोगे ना, ebay.com, daraz.pk। कभी कोई सब डोमेन सुनी है कि इस तरीके से कोई डॉट डॉट इस तरीके से कोई खुल रहा हो? फिर अब कभी सुना है ये कि laravel.facebook.com या suleiman.facebook.com, कभी ऐसा सुना है? facebook.com, twitter.com, linkedin.com, सारे ऐसे हैं ये। वो शायद करेंगे तभी समझ एग्जैक्टली दूसरा थोड़ा सा समझिए कि नाम जो मेन डोमेन्स हैं, जब तक आपकी मेन डोमेन के ऊपर अंडर आपकी सब डोमेन ने क्रिएट होना है। सब डोमेन सिर्फ आपका एक उस डोमेन अंडर एरिया आपको प्रोवाइड कर देता है। आपने एक डिफरेंट, जैसे मैंने भी बताया है कि आपको क्लाइंट को अगर साइट डेमो दिखाना है जो फोल्डर में नहीं काम करता, उसको रूट एक्सेस चाहिए, आप कैसे दिखाओगे उसको? सब डोमेन बना के, सब डोमेन बनाएंगे। सब डोमेन क्या है? उसी मेन डोमेन का एक पार्ट आपने ले लिया, हिस्सा आपने ले लिया, वो आपके पास आ गया। उसमें आप अपनी इंस्टॉलेशन करें, वो अपनी करेंगे, वो अपनी करेंगे, वो अपनी करेंगे, सब अपनी अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे। एड ऑन डोमेन का मतलब ये है, डोमेन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एड ऑन डोमेन, इसका मैं आपको आसान सा, वेरी आसान जो मतलब समझा देता हूँ कि एड ऑन डोमेन हम किस लिए यूज़ करते हैं। कि मैंने एक होस्टिंग पैकेज ले लिया स्टेलर प्लस, उसमें मेरे पास अनलिमिटेड डिस्क स्पेस है, अनलिमिटेड डोमेन्स हैं, सब कुछ अनलिमिटेड है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्लाइंट कहता है कि ये होस्टिंग आप ले लेना, अब मैं आपको आप पे छोड़ता हूँ, आप होस्टिंग आप ही ले लो, जो भी आप रिकमेंड करोगे। तो जब मेरे पास एक अनलिमिटेड डिस्क स्पेस है, ठीक है, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस है, अनलिमिटेड डोमेन है, सब कुछ जो तमाम रिसोर्सेज हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं नया होस्टिंग पैकेज लूँ? कुछ समझ आई बात? स्टेलर प्लस मैंने लिया हुआ है, स्टेलर प्लस में मेरे पास क्या है? तमाम रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। क्लाइंट ने मुझे कह दिया ठीक है, आप अपने तौर से जो है ना वो डोमेन जो है वो आप ले लें, साइट इंस्टॉल कर दें। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसके लिए होस्टिंग अलग से परचेज करूं? मैं कहूँगा सर आपको डोमेन कौन सी चाहिए? वो मुझे कहेगा यार ये xyz.com डोमेन मुझे चाहिए। मैं सिंपली वो डोमेन $14 की परचेज करूंगा, xyz.com, अपने सेलर प्लस के होस्टिंग पैकेज में आऊँगा, बतौर एड ऑन डोमेन उसको ऐड कर लूँगा, क्लाइंट को दे दूंगा। पैसे किसको बचे? मुझे बचे ना। सेलर प्लस जब मुझे होस्टिंग मैंने उसको लेके नहीं दी, मैंने अपने पहले से परचेज किया, क्योंकि मेरे पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैंने उसको उसी में इंस्टॉल करके उसको प्रोवाइड कर दी। अब बात समझ आई कुछ? अभी ये देखें, इसी में आता है रिसेलर होस्टिंग। आप ये इन तमाम कंपनीज के रिसेलर्स भी बन सकते हैं, खुद भी बेच सकते हैं अकाउंट्स, ठीक है। रिसेलर अकाउंट्स किसी, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की रिसोर्सेज आपको दिए जाते हैं, आप इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, सी पैनल अकाउंट्स उसी एक के अंदर बनाई जाएं, डिफरेंट अकाउंट्स बना के इनको सेल आउट किए जाएं, जिस तरीके से हम परचेज कर रहे हैं। अब कुछ समझ आई कि नहीं? अभी भी नहीं आई? चले अच्छा। सर अभी हम जो सब जो हम बना रहे हैं अभी हम क्लाइंट को तो नहीं दे रहे ना, ये तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब डोमेन या फोल्डर के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, ये आप अपने सीखने के लिए कर रहे हैं। जब क्लाइंट को आप डिलीवर करोगे तो क्लाइंट के पास ऐसा ही सी पैनल, इसी तरह की डोमेन वो आपको प्रोवाइड करेगा। सी पैनल कनेक्टेड होगा उसकी डोमेन के साथ, वो आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर देगा जो हमने अभी खोला हुआ है, उसी के ऊपर आपको सारी इंस्टॉलेशन करनी है,
ठीक है, ये जो सब डोमेन्स हैं, ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल आपको अब ज़ाहिर है आपने सीधा क्लाइंट के सर्वर के ऊपर जाके तो नहीं प्ले करना ना, तजर्बे करने आपने उसके ऊपर। तो आपको पहले से खुद को आना चाहिए कि cPanel क्या चीज़ है, मुझे ऑपरेट कैसे करना है, डेटाबेसेस कैसे बनानी है, फाइल्स कैसे पुट करनी है, ईमेल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, क्रॉन जॉब्स क्या हैं, ये सब कुछ कैसे करना है, ये आपको पहले आना चाहिए। ये आएगा तो आप आगे जाएंगे। ठीक है, अब क्लाइंट ये तो नहीं कहेगा, या क्लाइंट ने आपको सर्वर अकाउंट दे दिया, अपना सर्वर दे रही है, पता चले आपने उसका सर्वर ही उड़ा दिया है। ठीक है ना। तो ये अब आपका आ गया सिक्योरिटी। आपने जो एसएसएल, जैसे मैं आपको बताया था कि आप नेमचीप से जब एक डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो आपको एसएसएल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है। सर ये जब हमें हमारा क्लाइंट नहीं देगा तब हम परचेज करेंगे ना, अगर वो दे रहा है तो फिर तो हमें डेफिनेटली जब purchase आपको करने की प्रोवाइड जरूरत कर रहा नहीं है तो फिर आपको परचेज ही नहीं करना। अगर वो आपको नहीं दे रहा तब भी आपने उससे पूछना है, सर वेयर इज द डोमेन एंड होस्टिंग। है। वो आपसे कहेगा या तो मैं ले देता हूँ, आप काम शुरू करो अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है, मैं आपको बाद में परचेज कर दूंगा, ओके फाइन। या वो आपसे कह देगा कि आप ले दो, जो कि बहुत कम होता है, और वो खुद ही परचेज करके देते हैं आपको, वो परचेज करके प्रोवाइड कर देगा। सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब क्लाइंट अपनी होस्टिंग देते हैं कस्टमर देते हैं तो अपने वहाँ पे काम करना भी जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने अपने पे ही करना है, बेशक वो दे भी दे, आपको दे भी दे, आप अपनी सेफ्टी के तौर पर आप अपनी सेफ्टी रखनी है आपने। कल को कोई प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अपने सारी फाइलें तो क्लाइंट के सर्वर के ऊपर रखी हुई हैं, तो पता चले कि वो काम भी किया और पैसे भी गए। ठीक है ना, तो ज़रा उसको कुछ तो तकलीफ होगी कि हाँ चलो पैसे जा रहे हैं ना, काम तो नहीं मिला उसको, काम तो आपकी सर्वर पे रखा हुआ है। तो अपनी सेफ साइड रखने के लिए आपने अपने सर्वर के ऊपर काम करना है। सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक अब आपके सामने ये वर्डप्रेस मैनेजर आपके आ गया, रूबी ऑन रेल्स। रूबी ऑन रेल्स भी एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जिस तरह कोड इग्नाइटर है, लारावेल है। यहाँ से आप अपने पीएचपी वर्जन चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताया था कि वर्डप्रेस को मिनिमम कौन सा वर्जन चाहिए, और वो कॉमर्स को कौन सा वर्जन चाहिए, लारावेल किसके ऊपर चाहिए, वो तमाम पीएचपी वर्जन आपको यहाँ पे चेंज करने होंगे। लाइक जैसे कल बताया था कि अगर वो कॉमर्स मिनिमम 7.4 पे चलता है, तो अगर उस आपके पास पीएचपी वर्जन 7.0 या 5.6 है, आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया है, वो पूरी साइट आपके सामने दिस साइट के नॉट बी रीच्ड ऐसे आ जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ से आके पीएचपी वर्जन को अपडेट कर देना है। ये देखें अभी मेरा सेट हुआ हुआ 8.1। ठीक है, तो आपने 7.4 फॉर एग्जांपल, अगर आपका 5.6 है, आपने 7.4 पे क्लिक करना है और उसके बाद बस क्लिक करना है, क्लिक के बाद ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा, आपका पीएचपी वर्जन चेंज हो गया। 7.4, 8.0, 7.3 किसी के ऊपर भी आपको चेंज करना है, आप वो सेलेक्ट करें, आपको वो चेंज कर देगा। ये एक्सटेंशंस हैं, डोंट प्ले विद दैट। ये जितने भी टिक 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 और अनचेक हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये आपका सर्वर ख़राब कर सकती हैं। अनलेस अनलेस आपके पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर उसने आपको लिखा हुआ है कि मुझे ये लाजमी एक्सटेंशंस चाहिए, तभी आप इनको आप आके चेक करें, अदरवाइज आप इनको आके छोड़ दें, आपने इनको छेड़ना नहीं है। ये क्रॉन जॉब्स हैं, लाइट स्पीड वेब कैशे मैनेजर। लाइक जिस तरह वो डब्ल्यू पी टोटल कैशे काम करता है, लाइट स्पीड वेब कैशे मैनेजर का भी वही काम है। क्रॉन जॉब्स ऐसी हैं कि आपको कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे मिल सकते हैं जिनको कुछ एक ऐसा ऐसा लाइन ऑफ कोड चाहिए जो ऑटोमेटिकली रन हो, आपकी कहे बगैर, आपके बताए बगैर ऑटोमेटिकली रन हो। तो वो हम स्क्रिप्ट जो कोड स्नाइपेट है उनको यहाँ पर क्रॉन जॉब्स में आके ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे कि हाइप साइट्स हैं या जो प्रॉफिट वाली साइट्स हैं, जो कहती हैं कि भाई आप हमारे पास आके इन्वेस्ट करें और वीकली प्रॉफिट जो है वो इतना होगा, 10% है या 20% है। तो अब आपने एक वेबसाइट बना ली, सिस्टम तो बना दिया आपने, ठीक है, और बता दिया भाई हर हफ्ते बाद 20% जो प्रॉफिट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्या आप हर हफ्ते बाद खुद बैठ के इंक्रीमेंट करेंगे 20%? नहीं, आपने एक ऐसा क्रॉन जॉब में एक ऐसा कोड स्नाइपेट बताना है कि जो हर हफ्ते बाद खुद ही चल पड़ेगा। अगर आप बता रहे हो कि आपको जो प्रॉफिट है वो महीने बाद मिलेगा, हम यहाँ पे क्रॉन जॉब जो सेट करेंगे वो महीने बाद सेट करेंगे, वीकली सेट करेंगे, आवरली, सारे। अब देख लें क्रॉन जॉब को भी। ठीक है, तो क्रॉन जॉब का ये काम है कि जो ऑटोमेटिकली आपके कोड स्नाइपेट को आपके रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर वो चला दे।
ये देखें ये आ गया कॉमन सेटिंग्स में। देखें वंस पर 5 मिनट्स, ट्वाइस पर आवर, वंस पर मंथ, वंस पर ईयर, ये सारी आपकी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वंस पर वीक, ये सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पर मुझे कमांड डालनी है और ऐड न्यू कुरान जॉब करनी है। मेरी कुरान जॉब जो है वो ऐड हो जाएगी और फिर क्या होगा, वो हर हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली खुद ही रन हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ कि 20% इंक्रीमेंट लगाना है, वो हर हफ्ते बाद वो 20% इंक्रीमेंट जो है वो खुद ब खुद लगाता रहेगा। ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा, अब आते हैं आपके एच डॉक्स के अंदर, जो आपका जैप में जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आप आ गए। फाइल मैनेजर के बाद आपको सबसे पहले देख लेना है public_html। ये आपका एच टी डॉक्स का फोल्डर है। जो भी कुछ चलेगा, जो भी फाइल है, कुछ भी फाइल है, वो इस पब्लिक HTML के अंदर चलेगी। इसके अलावा उसने कहीं बाहर नहीं चलना। आपने पब्लिक HTML खोला, ये आपका रूट फोल्डर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रूट फोल्डर। जो रूट फोल्डर के आप जो भी अंदर साइट चलाएंगे, मेन साइट वो आपकी रूट फोल्डर के अंदर चलेगी। कुछ बात समझ आई यहाँ पे? जैसे HTDocs है आपका, वो रूट है, जैम्प का रूट है। पब्लिक HTML आपका लाइव सर्वर का रूट है। ठीक है, जो भी आप चलाएंगे वो public_HTML के अंदर आप चलाएंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें डेमो बनाया हुआ है फोल्डर अलग से। अब ये कैसे खुलता है, मैं इसे सिंपल ऐसे करूँगा। ये देखेंगे डेमो, डेमो के अंदर जितनी भी साइट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी मेरी, और जो डेमो के अंदर फिर मैंने मज़ीद फोल्डर बनाए हुए हैं वो आ जाएंगे। तो आपका ये ऊपर जाता हूँ, ये मेन एक्सेस हो गई। अब आप लोगों ने कैसे काम करना है ये देख लीजिए बहुत ध्यान से। दो तरीके, पहला तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है कि आप अपने अपने नाम के फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर बना दिया, सॉरी, सुलेमान का बना दिया, ये बना दिया मानूर का, ये बना दिया मुनज़्ज़ा का। ठीक है, ये आपके फ़ोल्डर बन गए। अब आपने ये बस ये करना कि एक दूसरे के फ़ोल्डर में मत जाना। ठीक है भाई, तुमने फिर मेरा ख़राब कर दिया तो तुमने मेरा ख़राब कर दिया। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने काम करना है, आप अपने फ़ोल्डर में जाएंगी, अपलोड, और यहाँ पे आपके पास जो आपकी वर्डप्रेस की जो फाइल है आपने वो अपलोड कर देनी है। जो बैकअप बनाया होगा, जिप, वर्डप्रेस जिप। पहले अपने सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना। ठीक है, ये आपने जैसे जैप में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, आपने उसी तरीके से यहाँ पर वर्डप्रेस को अपलोड करके, वहाँ तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये अपलोड का बटन दबाएंगे, फोल्डर के अंदर आके, और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना या सेलेक्ट फाइल कर लेना। ठीक है, अब आप खोलोगे कैसे, इंटेलेक्ट जो भी आपकी डोमेन है आपका क्या था, इस तरीके से आप खोलते रहोगे। अब समझ आई कि नहीं? या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, आपने इस तरीके से खोल लेना। अब आप कैसे खोलेंगी, आप ऐसे खोलोगे, आपने इस तरीके से खोल लेना, आपने अपने नाम से खोल लेना, आपने अपने नाम से खोल लेना। ये एक पहला तरीका है। ठीक है, आपने अपने अपने फोल्डर बना लें, फोल्डर के अंदर बैठ के आप इंस्टॉलेशन करते जाएं। रूट फोल्डर है, फोल्डर में जो भी करेंगे आपकी इंस्टॉलेशन आपके नाम से होती रहेगी। अगर आप फोल्डर नहीं बनाएंगे, ठीक है, सारा कुछ आपने इसी में करना है, तो याद रखिएगा कि रूट के ऊपर एक ही साइट चल सकती है ना। ठीक है, अगर आपने, क्योंकि जब हम रूट में कोई साइट चलाएंगे तो हम फोल्डर नहीं बनाएंगे। बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। रूट में जब चलाएंगे तो हमें कोई फोल्डर नहीं बनाना। फोल्डर उसी सूरत में बनाना है कि हम जब मल्टीपल, ये लाइक कोई डेमो दे रहे हैं या मल्टीपल साइट्स बना रहे हैं, जैसे अपने HTDocs में किया था। मैंने आपसे कहा था कि आप मल्टीपल थीम्स, मैं आपसे कहता हूँ मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल करें। एक एजुकेशन की थीम कर लें, एक कोई जॉब पोर्टल की थीम करें, एक कोई रेस्टोरेंट बना लें।
ये मैं आपको 3 थीम्स कहता हूँ। आप क्या करोगे एचटीडॉक्स में? 3 अलग-अलग फ़ोल्डर बनाओगे, ठीक है ना? ऐसे ही करोगे। तो 3 अलग-अलग यहीं पे आपने फ़ोल्डर लाइव सर्वर में भी वैसे ही बना लेने हैं, आपके 3 फ़ोल्डर। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि क्लाइंट है, अब रियल एनवायरनमेंट में क्लाइंट है आपके सामने, क्लाइंट का आप सिर्फ एक साइट है रेस्टोरेंट, ठीक है, आपने उसने उसने कहा कि फूड पांडा क्लोन या फूड पांडा टाइप आपने उसके लिए साइट बनाई है, तो आप वो फोल्डर में नहीं, आप सिंपल पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में आएंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसकी जो थीम इंस्टॉलेशन जो वर्किंग आपने की हुई है वो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन आप कर देंगे, आपकी साइट, आपकी क्लाइंट की साइट जो है वो आप हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है? यस सर। कंफर्म 100%? ठीक है। अब हम आगे जाते हैं दूसरा तरीका कि अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम इस तरीके से फोल्डर बना के काम करें, आप आ जाए, किधर गई, ये रही सब डोमेन्स, ठीक है। अब आप आ जाएं सब डोमेन्स के ऊपर। अब आपने सब डोमेन में क्या करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिंपल ये आपने करना है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना, क्रिएट का बटन दबा देना है, बस। वहाँ आपने फोल्डर बनाया था, यहाँ आपने इस तरीके से इसको बनाना। अब आप इसको असेस कैसे करोगे? इस तरीके से। बात ये भी वही है फोल्डर वाली, लेकिन जो आपकी ये सब डोमेन है, चूंकि सब डोमेन है, जब भी आप एक डोमेन लेते हैं उसको थोड़ा सा प्रोपेगेशन टाइम चाहिए होता है इंटरनेट के ऊपर, इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन। वो किसी यूज़र के, किसी सर्वर कंपनी के हाथ में नहीं होता, उसने ऑटोमेटिक ही चलना है। अब ये देखिए, आपकी डोमेन सब डोमेन क्रिएट हो गई है, देखें सक्सेस आपकी क्रिएट हो गई, और उसने एक हमें 1 ईयर के लिए पॉजिटिव एसएसएल भी दे दिया, ठीक है। अब आप मैं आता हूँ, ये देखो दोबारा रीलोड, ये नहीं चल रही साइट, ठीक है। ये क्या है कि थोड़ा सा प्रोपेगेशन टाइम इसको चाहिए, फिर प्लस मेरी साइट लगी हुई है इस वक्त क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो मुझे ये सब डोमेन जो है वो क्लाउडफ्लेयर के अंदर भी बताना होगा, इसके आईपी एड्रेस को थोड़ा अपडेट करना होगा, अदरवाइज क्लाउडफ्लेयर में नहीं है, फाइन, थोड़ा सा वेट कर लें और ये आपकी साइट जो है ये अप हो जाएगी, घंटे तक अप हो जाएगी। इसका तरीका कुछ ये होता है कि आप वीपीएन लगा के चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोपेगेशन होती है वो यूएसए, यूके, यहाँ पे सबसे पहले वो साइट जो है आपकी अप होती है, हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बाद में आती है। तो आप इसको वीपीएन लगा के यूएस का या यूके का आप उनका चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डोमेन है, सब डोमेन है, वो अप हुई है कि नहीं हुई। जब ये हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें वर्डप्रेस जी का बिल्कुल, काम क्योंकि जब तक आपकी सब डोमेन ही नहीं चलेगी आप उस पर इंस्टॉल कैसे करोगे? नहीं चल रहा ये यहाँ पे, एनी हाउ। तो अब आपने जो सब डोमेन बनाई है उसको कहाँ ढूंढना है, वो कहाँ पे क्रिएट हुई है, क्योंकि वर्डप्रेस की फाइल तो हम डालनी है ना आपने। वापस आए, सी पैनल के ऊपर क्लिक करें, अपने आपका फाइल मैनेजर ओपन करें, सब डोमेन जो भी बनेगी वो बाहर बनी हुई होगी, ये देखें पब्लिक, ये बनी हुई है, पब्लिक एचटीएमएल के बाहर बनी हुई होगी, सब डोमेन जो भी बनेगी पब्लिक एचटीएमएल के बाहर बनी होगी, ये आपके सामने बनी हुई है। आपने इसको ओपन किया, इसमें जो भी वर्डप्रेस की फाइल डालनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, वो इंस्टॉलेशन कर लें। ये दूसरा तरीका हो गया आपका, आप सबकी एक एक सब डोमेन बन जाएगी आपके नाम से, ठीक है। और फिर आप अपने उस सब डोमेन्स के अंदर जो भी वर्किंग है आप वर्किंग करते रहें। आपने सब डोमेन में नहीं आना, ओके फाइन, वो जिस तरह पब्लिक एचटीएमएल में फ़ोल्डर बनाए थे, आप उस तरीके से अपने अपने नाम का फ़ोल्डर बनाएं, इंस्टॉलेशन करें और काम करें। जो भी काम करना था हमने पब्लिकली शेयर नहीं करना था, लेकिन वो तो बाहर बन गया। सब डोमेन आपकी चूंकि रूट असेस है, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आपको कोई भी साइट चलाने के लिए रूट असेस चाहिए होती है, तो सब डोमेन बनती है, एड ऑन डोमेन बनती है एक अकाउंट के अंदर, तो वो एज रूट असेस बनती है, पब्लिक एचटीएमएल के बाहर बनती है, ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल मतलब वो उस डोमेन का जो आपने मेन डोमेन खरीदी है, फॉर एग्जांपल ebay.com, पब्लिक एचटीएमएल इज रिलेटेड टू ebay.com। जो सब डोमेन बनाओगे जाहिर है उस अकाउंट के नीचे ही बनेगी ना,
एज चाइल्ड कैटेगरी बनेगी, पेरेंट कैटेगरी तो नहीं बनेगी, तो उसको भी तो रूट एसेस हमें देनी है, तो वो पब्लिक के बाहर ही बनेगी। हम्म आपने कहा था कि अगर हम पब्लिक एचटीएमएल को बाहर बनाते हैं हम्म तो वो जो है वो मैक्सिमम एक ही बन सकती है, मीन्स कि जो वाक्य ओवरलैप करेगा। अगर मैं बनाता हूँ ये बनाते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सर इसलिए मैं कहता हूँ कि एचटीएमएल में जाके आपने डिफरेंट फोल्डर्स बनाने हैं। फोल्डर्स में जब आप काम कर रहे हैं ना, फोल्डर्स में ये इसको मिक्सअप मत करना। मैं दोनों चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दोनों रास्ते पता होने चाहिए, कंफ्यूजन के लिए नहीं बता रहा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जब आपने देखें, दो तरीके हैं। पहला कि आप अपने अपने नाम के फोल्डर बना लें, जस्ट लाइक इन htdocs आप करते हैं, ठीक है। आपने एक htdocs में मल्टीपल फोल्डर बनाए, एक साइट इसमें इंस्टॉल की है, किसमें की है, किसमें की है, किसमें कर ली, तो वही सेम काम है जो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर होना है, ठीक है। वही आपका htdocs का फोल्डर है। अब चूंकि सी पैनल अब आप लोग परचेज करोगे जो 10 के अंदर डिवाइड होगा, तो 10 के 10 कैसे काम करोगे उसके अंदर, अपना अपना काम कैसे करोगे 10 के 10? सब डोमेन्स या न्यू फोल्डर, अपने अपने नाम का न्यू फोल्डर। तो अपने अपने नाम का एक जरिया कि अपने अपने नाम का फोल्डर बनाए, उसमें काम करते रहें, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। दूसरा तरीका कि अगर आपने फोल्डर नहीं बनाना, आप सब डोमेन बना लें, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है कि आपकी जो, अगर आप फोल्डर बनाते हैं तो वो फोल्डर कैसे खुलेगा, NFTP edit स्लैश आपका नाम ओपन हो गया, आपका साइट, आप जो भी आपने काम किया है वो ओपन हो गया। सब डोमेन ने कैसे ओपन होना है, आपका नाम .nftp.com, वो उस तरीके से उसने ओपन होना है। सिर्फ फर्क ही है, दोनों का असेस का तरीका कार जो है वो डिफरेंट है, यूआरएल डिफरेंट है, बाकी दोनों का काम तो वही है। सब डोमेन बना लें या फोल्डर बना लें। सर सब डोमेन का कोई लिमिट है? सब डोमेन की लिमिट भी होती है। हाँ। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि दो तीन वेबसाइट्स की मैं ऊपर चलाऊँ, तो मैं अपने फोल्डर के अंदर एक और बनाऊंगा फोल्डर। किसमें, सॉरी? अगर मेरा फोल्डर बना हुआ है हाँ तो मैं हाँ चाहता हूँ कि मेरे पास दो तीन वेबसाइट। हाँ, तो फोल्डर के अंदर फिर आपको फोल्डर दोबारा बनाना पड़ेगा, अलग अलग वर्डप्रेस, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। जितनी आपको साइट्स चाहिए, मल्टीपल फोल्डर्स आपको बनाने पड़ेंगे। सर ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई तो उसके बाद हम मुझे बैकअप वाला करते हैं तो वहाँ से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कर लें, नई फ्रेश इंस्टॉलेशन कर लें, बैकअप इंपोर्ट कर लें, जो भी कर लें। सर हमें अगर मेन डोमेन पर काम करते हैं, सब डोमेन नहीं है, हम्म तो फिर हमें जो हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा वो उसी जगह पे करना पड़ेगा। मेन डोमेन पब्लिक HTML भी, बिल्कुल अगर सब डोमेन बनाते हैं तो सब डोमेन में भी जाके करना पड़ेगा। बिल्कुल सब डोमेन भी करना पड़ेगा। फोल्डर बना रहे हो, फोल्डर में करना पड़ेगा। चलो इसको भी देख ही लेते हैं ताकि आपकी कुछ कन्फ्यूजन मजीद जो है वो दूर हो जाए। मैं आपको पहले थोड़ा सा डेटाबेस बता दूं। ये PHP में एडमिन खोल लें और जैप में आप PHP में एडमिन के अंदर ही डेटाबेस बनाते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको PHP में एडमिन में वो तमाम डेटाबेस मिलेंगी जो आपने बनाई है। नई बनाने के लिए यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम देंगे, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद यूज़र बनाएंगे उस डेटाबेस का। उसमें जैप में क्या होता था, रूट हमारा बना बनाया होता था, रूट होता था फोल्डर, ये यूज़र का नाम ना, बना बनाया रूट हमारे पास है, और उसका हमने पासवर्ड भी क्या होता था, एम्प्टी होता था। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड देना लाजमी है, और हमें रूट नहीं, हमें अपने नाम से कोई भी आप यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू। अब ये यू जो लिख लिया एंड में मैंने, इससे मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये यूज़र है, किस डेटाबेस का यूज़र है, ये मैंने नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। पासवर्ड डाला और उसके बाद क्रिएट यूज़र कर लिया, ठीक है। ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है। जैप में आपको यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आपने क्या करना है, ऐड यूज़र टू डेटाबेस, ठीक है। अब उस यूज़र को जो आपने भी क्रिएट किया है उस डेटाबेस के साथ उसको प्रिविलेज देनी है, असेस देनी है। जब तक वो यूज़र उस डेटाबेस के साथ एलोकेट नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, आप उस यूज़र और डेटाबेस के ज़रिए काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिंपली डेटाबेस को, फॉर एग्जांपल ये यू, मैंने जिस तरह अपनी आसानी के लिए मैं नेमिंग कन्वेंशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि डेटाबेस के नाम के बाद यू लिख देता हूँ,
ताकि मुझे पता चल जाए कि ये यूज़र इस डेटाबेस का है। अब यू लिखा फर्निटी, ये बेशक फर्नीचर शॉप थी, है उसका नाम था फर्निटी, फर्निटी यू यूज़र हो गया। अब इसी तरीके से ये देखें डेटाबेस है, ठीक है। और इसके बाद ऐड किया, ऐड के बाद वो आपको इस पेज पे ले आएगा, प्रिविलेजेस की पेज के ऊपर, जो कि आप जैप में भी नहीं करते, उसमें ऑलरेडी होते हैं। आपने सिंपल ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है और मेक चेंजेस कर देनी है, दैट्स इट। आपकी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई, आपका यूज़र भी क्रिएट हो गया, आपकी डेटाबेस भी क्रिएट हो गई। अब विज़ार्ड में क्या फ़र्क है, जैसे मैंने कहा था ये इंस्टॉल विज़ार्ड है, लाइक मैं ये NFTP, नेक्स्ट स्टेप, डेटाबेस बन गई। अब मुझे कहेगा यूज़र बनाओ, NFTP यू, मैंने यूज़र बना दिया, पासवर्ड कहा उसने, ठीक है जी, पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड लिख दिया, क्रिएट यूज़र कर दिया। अब ये मुझे खुद ही नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। मैंने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक किया, मेक चेंजेस कर दी, ये ले, ये डेटाबेस का यूज़र बन गया, ये डेटाबेस बन गई, ठीक है। विज़ार्ड और माईएसक्यूएल डेटाबेस में ये फ़र्क है सिर्फ। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये आपका ये सेम वही PHP में एडमिन है जो आपका जैम में होता था, ये आ गया NFTP के नाम से, ये डेटाबेस आ गई जो अभी हम लोगों ने बनाई है। ओके, कोई यहाँ तक इशू? सर जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, तो जो नेम एंटर करेंगे फोल्डर वाला एंटर करेंगे, फोल्डर वाला नेम एंटर करेंगे नहीं यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे? नहीं, डेटाबेस तो आप किसी भी नाम से क्रिएट कर लो। नहीं, डेटाबेस यूज़र किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि फोल्डर का नाम ही हो या डोमेन का नाम ही हो। सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन हम इजी इसलिए रखते हैं कि हमें बाद में खुद को याद हो, ऐसा नाम ना रखते हैं जो बाद में हम ढूंढते रहें यार वो डेटाबेस कौन सी थी, वो यूज़र कौन सा था। क्योंकि जब आप एक अपने सर्वर के अंदर मल्टीपल साइट्स चला रहे हैं तो फिर ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डेटाबेस किसके लिए थी। अगर मैं जिस तरह मेरी साइट में कई डेमो चल रहे हैं इस वक्त, तो मुझे नहीं पता कि या तो मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके ढूंढता फिरूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसी नेमिंग कन्वेंशन रख लूँ कि मुझे देख के पढ़ के पता चल जाए यार ये इसकी है, तो आप ऐसा नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर लें। अच्छा जी, अब आते हैं, एक मिनट कुछ अब दोबारा देख लीजिए कि मेन के ऊपर कैसे है, फोल्डर कैसे है, सब डोमेन कैसे है, ये एक दफ़ा फिर नोट कर लो। देखो जब मेन साइट के ऊपर काम करना है, जब आप क्लाइंट ने आपको दिया है, अब मैं मेन से मुराद मेरी है क्लाइंट, आपने क्लाइंट ने आपको साइट दे दी, फर्नीचर की कोई वेबसाइट है, वो आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, आपने सिंपल सीधा सीधा पब्लिक HTML के अंदर आ जाना है, ठीक है। पब्लिक HTML के अंदर आ गए, पब्लिक HTML के बाद आपने, चूंकि ये रूट है, क्लाइंट ने जो डोमेन आपको लेके दी है उसका रूट फोल्डर है, होस्टिंग का रूट फोल्डर है, पेरेंट फोल्डर है, आपका htdocs का फोल्डर है, आपने यहाँ पर आके अपलोड करना है। अपलोड के बाद आपने वर्डप्रेस को, जो आपकी जिप फाइल है, वर्डप्रेस की जिप फाइल आपने अपलोड कर देनी है, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये पहले से रखी है, ठीक है। मैंने इसको सिंपली कर लेना है यहाँ से एक्सट्रैक्ट, किस में हो रहा है ये, रूट फोल्डर में, जब मैं क्लाइंट को काम दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ये ले, अपने उसके क्लाइंट की डोमेन को एंटर करें, आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो फाइल है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो भी आपने क्लाइंट ने आपको काम दिया वो आप उस पर कर दो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, बैकअप इंपोर्ट करो, न्यू थीम इंस्टॉलेशन करो, फिक्सिंग करो, जो भी है आपका ये रूट के ऊपर हो रहा है। जब आप क्लाइंट को काम दे रहे हो आपने पब्लिक HTML पे करना है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल अब आप इंशाल्लाह आप आगे जब मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, ठीक है, इंशाल्लाह जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई फर्नीचर साइट का सैंपल है। मेरे साथ एक और है, मुनज़्ज़ा कहती हैं कि आप मुझे एक कोई फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी चैनल चाहिए या रेसिपी कोई फूड टाइप ऑफ आइटम चाहिए, मुझे वो आप चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा आपके पास सैंपल है। ईशा आपसे कहती हैं कि कोई LMS चाहिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ठीक है। आप कहते हो ये डिफरेंट है ना, वी आर क्लाइंट्स टू यू नाउ। अब हम चारों यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक क्लाइंट्स हैं, आप जो सैंपल मांग रहे हैं कि मुझे सैंपल दो, आपके पास कोई भी बना हुआ सैंपल है
या तो आप वो दे दें कि जो आपने बना के क्लाइंट को डिलीवर किया हुआ है, ठीक है। अब वो क्लाइंट की लाइव साइट पे तो टेस्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइव वर्किंग चल रही है, ठीक है। या आपके पास कोई ऐसा वर्क सैंपल है ही नहीं जो आपने क्लाइंट को रियल टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, लेकिन आपके पास थीम पड़ी है। ये कोई डिफरेंस समझ आया कि थीम डिजाइन रखा आपके पास, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपने क्लाइंट को डिलीवर किया है, लेकिन आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हो कि ये मेरे पास थीम डिजाइन सैंपल रखा है। कैसे दिखाओगे? और इसी तरह अपना पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे, यहाँ ठीक, पे जो फोल्डर अपना अलग से जो जिस चीज़ का वो मांग रहे हैं तो अब उसमें ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक एचटीएमएल में आया, अब मैंने इसीलिए डेमो का फोल्डर बना दिया है। ये मैं डेमो के फोल्डर के अंदर आता हूँ, इसको समझ लें ये साइट है, ये साइट को आप समझ लें कि ये एलएमएस है, ठीक है। ये वाली साइट है कोई फर्नीचर स्टोर है, ये वाली साइट है कोई कुकिंग रेसिपी चैनल है, ये साइट कोई मूवीज़ की डाटाबेस है जैसा कि वो आईएमडीबी है, ये नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स सीरीज़ हो गई, ये कोई सीरीज़ है, ये कोई साइट है, ये कोई साइट है। तो ये आपकी तमाम साइट्स ऐसे फोल्डर के अंदर आप बनाएं, यहाँ 10 और बना लें फोल्डर, आप बना के सैंपल इंस्टॉल करें, दिखा दें उसको। अब फॉर एग्जांपल अब ये कोई एक यहाँ पे एनर्जी कारपोरेशन की है, ये उसकी साइट थी, उन्होंने बनवाई है ये, मैंने, ठीक है। अब उन्होंने कहा हमें बना के दें, जाहिर है मैं कहाँ बनाऊँ, एच डॉक्स में बनाऊँ, उनको दिखाऊँ कैसे, ठीक है। अब मैंने अपने सर्वर के ऊपर बनाई, ये साइट बना ली, उनको दिखाई, उन्होंने कहा यार अच्छा ये ठीक है, ये हाँ ये चेंज कर दो, ये वाला चेंज कर दो, ये कॉन्टैक्ट अस में कुछ इस किस्म की कोई चेंज लगा दो, लाइक दैट, ठीक है। ये उन्होंने चेंजेस करवा लिए, साइट मेरी फाइनल हो गई। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन से इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, और क्लाइंट से कहूँगा लाइन दे अपना सी पैनल, उसमें जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ये बैकअप जो मैंने लिया वो इंपोर्ट कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखें दूसरा, ये सिंक्रोनस के एक और साइट थी हमारी, सिंक्रोनस सर्विसेज के नाम से, एक और कंपनी, उसने कहा कि हम भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बुक कीपिंग, फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमें भी एक ऐसी कोई साइट चाहिए, फाइन, हमें कोई एनिमेटेड साइट चाहिए, हैवी सी साइट चाहिए, ठीक है। अब कोई सैंपल है आपके पास? अब सैंपल के तौर पे मैंने उन्हें क्या दिखाया हुआ है, ये देखें, ये सिंक्रोनस सर्विसेज के नाम से कंपनी थी, ठीक है। मैंने कितने सैंपल दिए उनको, सिंक 1, सिंक 2, सिंक 3, सिंक 4, 4 मैंने सैंपल दे दिए, भाई इनमें से कोई भी चूज कर लो, ठीक है। 4 सैंपल दे दिए, इनमें से कोई भी चूज कर ले। उन्होंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, कि उनको ये पसंद आया कि इसमें एनिमेशंस हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कंटेंट के हिसाब से वो कवर कर सकते हैं। उन्होंने इस सीन को फाइनल कर दिया, ये लें, ये इसमें हमें हमारा कंटेंट डाल दें, अपडेट कर दें, लोगो लगा दें, सारे चेंजेस कर दें, और फिर हमारे साइट के ऊपर सब सी पैनल के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर दें इस साइट को। तो आपका भी सेम मॉड ऑफ वर्क यही है, सी पैनल के ऊपर सेम उसी तरीके से आपने काम करना है कि फोल्डर्स या अब सब डोमेन्स अगेन कुछ ऐसी हैं, जैसा कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये सब डोमेन पे चल रहा है, ये मैं फोल्डर पे नहीं चला सकता क्योंकि ये कोडिंग इसकी ऐसे हुई है लारावेल के ऊपर, ये एलएमएस है हमारा, कंप्लीट एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये देखें, इसमें तमाम कोर्सेज हैं, ये आप आएँ कोर्सेज बाय करें, $500 एक कोर्स है, $500 का, ठीक है। जिस तरह यूडमी, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो यूडमी का, ठीक है, ये उसी तरीके की साइट है। तो ये आप कोर्स परचेज करो, जूम मीटिंग्स के साथ टीचर से बात कर लो, सीखो इसको, और टीचर ने आपकी कोर्स कंटेंट्स भी अपलोड किए हुए हैं, एटसेट्रा, बहुत कुछ है। अब ये सब फोल्डर में नहीं चल सकती थी कि मैं अगर पब्लिक अंडरस्कोर HTML में एक फोल्डर बना के, सब फोल्डर बना के वहाँ चलाऊँ, ये वहाँ नहीं चल सकती। मुझे क्या ज़रूरत थी, एक सब डोमेन की, एक रूट एसेस की, सब डोमेन मतलब रूट एसेस की ज़रूरत थी। तो या तो मैं अपनी साइट को पहले रिमूव करता, या मैं फिर क्लाइंट की साइट को, क्योंकि रूट पर एक ही साइट चल सकती है, मैंने अपनी भी चलानी थी, मैंने सब डोमेन बना ली, सब डोमेन पे बना के उनको दिखा दिया, भाई ये देखो ये चल रही है।
अब कोई क्वेश्चन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हाँ। जो हमने बनाया है, जो हमें सैंपल को दिखाना है, वो जो हमारे सी पैनल पे है, उनके व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करने से पहले हम कैसे दिखाएंगे? जैसे मैंने भी लिंक खोला आपके सामने, डेमो लिंक नहीं खोला आपके सामने। वो तो आपके लैपटॉप में है ना, वो हम सी पैनल के ऊपर सर्वर, लाइव सर्वर पे चल रहा है वो। वो मैं करूँगी तो मुझे भी शो आएगा इसी में। दुनिया जहान में कहीं भी खोलोगे चल पड़ेगा भी वो। सी पैनल और है किस लिए, तो कहा क्यों है परचेज करो। हाँ जी। सब ये में अगर अपना काम करते हैं या फिर हम ऑर्डर में जारी करते हैं, तो इन दोनों में अगर हमें क्लाइंट के यूएसए पैनल पे शिफ्ट करना है साइट को, तो दोनों से आप एक्सपोर्ट करेंगे जिस तरह हमने अभी पहले बताया है। दोनों से एक्सपोर्ट मतलब मीन्स अगर हम सप्लीमेंट में बनाते हैं तो वहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ पे डालेंगे। हाँ, अगर हम फोल्डर में करते हैं तो वहाँ से भी एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे आपने काम किया हुआ है ना, भले वो सब डोमेन है भले वो फोल्डर है, आपने वहाँ से एक्सपोर्ट करना है, बैकअप लेना है, एक्सपोर्ट करके आप। तो ये बात नहीं कि यहाँ पे सब देंगे और वहाँ पे मैं लेंगे लेंगे जा रहे हैं। नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई फर्क नहीं है। जैसा ये घर समझो, ये घर है आपका ना, मेन एंट्रेंस कहाँ है, वो दरवाज़ा है। अगर अब मैं पीछे से भी दरवाज़ा बना दूँ, तो जब पीछे से दाखिल होगे किसी और घर में जाओगे, आओगे तो यही ना। तो सब डोमेन का भी तो यही काम है ना, कि आप बेशक दूसरे दरवाजे से आएंगे तो वहीं पर, ठीक है, आएंगे तो उसी जगह पर ना, लैंड तो उसी जगह पर करोगे। तो भले सब डोमेन में काम करें भले फोल्डर में काम करें, काम आपका जहाँ पे हो रहा है आपने वहीं से एक्सपोर्ट करना है बैकअप को, और वहीं से चीज़ों को उठाना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने काम फोल्डर में किया, आप ढूंढ सब डोमेन में रहे, जब वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ से उठाओगे क्या। एनी मोर क्वेश्चन, पूछ लो यार, 17 दफ़ा पूछ लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लियर होके जाओ।